Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter current electricity. और आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली बातें करेंगे रिगार्डिंग द रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस पर ही हम लोग घूम फिर के हर दो लेक्चर जो पहले हुए हैं आपके लेक्चर नंबर 1, तो लेक्चर नंबर 1 में भी हम लोग घूम फिर के रेजिस्टेंस पे आ गए थे। खत्म हुआ रेजिस्टेंस के बारे में ही बात करी, लेंथ चेंज करने से क्या होता है, एरिया चेंज करने से क्या होता है, ये बातें हम लोगों ने करी, रेडियस चेंज करने से क्या होता है। लेक्चर नंबर 2 में जब हम लोगों ने शुरू किया करंट डेंसिटी से शुरू करते हुए हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर है मोबिलिटी, ये सारी टेक्नोलॉजीज को पढ़ते हुए लास्ट में फिर से रेजिस्टेंस का ही फॉर्मूला हम लोगों ने वहां पर बना लिया और रेजिस्टेंस तक ही पहुंच गए। मतलब ये है कि भैया 2 लेक्चर्स पढ़ने के बाद में हम लोग बार बार रेजिस्टेंस पर आ रहे हैं, तो रेजिस्टेंस बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहां पर आप लोगों के पास में एक हेडिंग दी हुई है रजिस्टर फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, जिसके अंदर की जो 2 हेडिंग थी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो हमारी कवर हो चुकी हैं। आज हम लोग 3rd हेडिंग पर बात करेंगे, दैट इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। क्या? टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम लोग किस प्रकार से स्टार्ट करते हैं जरा देखते हैं हम लोग। देखो मैंने क्या बोला, लेट्स से रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस। हम लोगों ने कंसीडर क्या कर लिया कि आर नॉट मान लिया है। आर नॉट क्या है? रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस मान लिया, और आर टी हम लोगों ने मान लिया है रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस। ध्यान से देखिए मैं यहां पर क्या बातें कर रहा हूं, मैंने रेजिस्टेंस जो माना है वो डिग्री सेल्सियस में आपका चल रहा है। ओके, सो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली ये पाया है, ये जो पाया है वो ये पाया है कि भैया देखो 0 डिग्री सेल्सियस पर कुछ तो भी रेजिस्टेंस है, टी डिग्री सेल्सियस पर कुछ तो भी रेजिस्टेंस है। तो यहां पर हम लोगों ने पाया है चेंज इन रेजिस्टेंस जो होता है, जिसे मैं कह सकता हूं आर टी माइनस का आर नॉट। क्या कहूंगा? आर टी माइनस का आर नॉट कहूंगा। ये जो आर टी माइनस का आर नॉट है, दिस आर टी माइनस आर नॉट is directly proportional to the resistance at 0 degree Celsius and directly proportional to temperature। देखो T यहां पर स्मॉल t जो है वो टेम्परेचर के लिए यूज किया जा रहा है, टाइम के लिए यूज नहीं किया जा रहा, ध्यान रखना। ओके, सो कंबाइनली हम लोगों ने लिखा कि आर टी माइनस आर जीरो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर। बात समझ में आ रही है? ये क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। यहां पर यदि मैं इसको थोड़ा सा आगे लिखता हूं तो मुझे मिलेगा आर टी माइनस का आर नॉट बराबर एक कांस्टेंट लिखूंगा और इनटू लिखूंगा आर नॉट इनटू टी। ये जो कांस्टेंट है यहां पर, इस कांस्टेंट को लिखा जाता है अल्फा। इस कांस्टेंट को क्या लिखा जाता है? अल्फा लिखा जाता है। सो देयरफॉर आई कैन से दैट कि आर टी माइनस आर नॉट जो है वो अल्फा टाइम्स आर नॉट इंटू टी है। देखो प्रोपोर्शनल का साइन जब मैं बना रहा हूं तो ऐसा बना रहा हूं, अल्फा के लिए मैं गुंडी को ऊपर से लेके आ रहा हूं। हो सकता है कई जगह एक जैसा दिखाई दे, लेकिन ध्यान रखिए मैं बोल भी रहा हूं साथ में। तो आर टी माइनस आर नॉट क्या है? प्रोपोर्शनल टू आर टी माइनस आर नॉट है इक्वल टू अल्फा आर नॉट इंटू टी। इस अल्फा को बोला जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ओके, अब यहां से हमारे पास में ये जो है ना, ये आपके पास में मेन फॉर्मूला निकल के आ रहा है। इस फॉर्मूले में आपको क्या ध्यान रखना है कि भैया 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस पता है तो आप T डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं? तो भाई आपका ये फॉर्मूला जो बन रहा है, यही फॉर्मूला आपकी मदद करेगा। आर टी बराबर आर नॉट प्लस का अल्फा इंटू आर नॉट इंटू टी। इसे जरा प्रॉपरली अरेंज कर देता हूं तो आर टी बराबर बनेगा आर नॉट 1 प्लस का अल्फा इंटू टी। ये आपके पास में एक फॉर्मूला बन रहा है। यहां पर ध्यान से देखिए क्या है, आर नॉट क्या है? आर नॉट इज द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस
अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, टी क्या है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस है, और आर टी क्या है, टी डिग्री सेल्सियस पर आपका रेजिस्टेंस है। इस पर आपका सवाल बन सकता है। अच्छा, और यदि मैं यहां पर थोड़ा सा कुछ चेंजेस करता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, एक और फॉर्मूला मैं यहां से निकाल सकता हूं। अल्फा बराबर देखो क्या लिखा जा सकता है, आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू टी। दिस इज ऑल्सो अ फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को कई बार ऐसे भी लिखा जाता है, डेल्टा आर अपॉन आर नॉट इंटू टी। डेल्टा आर का मतलब क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस, तो एक ही बात है। और आर नॉट क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेल्सियस। यहां पर ये 0 डिग्री सेल्सियस का बहुत ही ज्यादा महत्व है, क्योंकि कई बार है ना क्या होता है, जैसे सवाल में बोल देता है कि 10 डिग्री सेल्सियस पर 100 ओम रेजिस्टेंस है, 20 डिग्री सेल्सियस पर 200 ओम रेजिस्टेंस है, तो इस पे कितना होगा, या फिर सीधा सीधा ही पूछ लेता है, तो सवाल कई बार हमसे गलत हो सकता है। तो एक बात ध्यान रखना, हमारा 0 से ही मेन लेना देना होता है। क्या ये फॉर्मूला आपको समझ में आया, अल्फा बराबर आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू टी। दिस इज द फॉर्मूला जहां पर आपका अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर है। यही सेम चीजें आपकी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में भी चलेंगी। वहां पर अल्फा बराबर आएगा एल टी माइनस एल नॉट अपॉन एल नॉट इंटू टी। मैं बस रिकॉल करवा रहा हूं, यदि आप 12 का सिलेबस पढ़ रहे हो तो आपको 11 थोड़ा थोड़ा सा रिकॉल हो रहा होगा, तो वहां पर भी बिल्कुल सेम इसी वे में चलता है। वहां पर किसके लिए लिखा जाता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर के लिए लिखा जाता है। किसके लिए लिखा जाता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर के लिए। तो आप लिखते हो एल टी बराबर एल नॉट 1 प्लस का अल्फा टी, बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट, अल्फा बराबर एल टी माइनस का एल नॉट अपॉन एल नॉट इंटू टी, यही सेम फॉर्मूला बनता है। बात समझ में आ रही है। यदि एरिया लिखना होता है तो अल्फा की जगह बीटा हो जाता है और लेंथ की जगह एरिया आ जाता है, और यदि हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन की बात करते हैं तो गामा आ जाता है, और यहां पर वी टी माइनस वी नॉट अपॉन वी नॉट इंटू टी बनता है। बिल्कुल सेम चीजें होती हैं। क्या ये बात क्लियर है, आर यू श्योर इनफ, ये बात समझ में आ रही है, देख लो एक बार, क्लियर है। अच्छा, अब देखो ये तो एक मैंने फॉर्मूला बना दिया, लेकिन इसके अलावा भी तो कुछ फॉर्मूले बन पाना पॉसिबल है। मतलब कैसे, ये तो स्टैंडर्ड हो गया, ये तो आपको आना ही चाहिए, इसी के बेसिस पर आपका बेसिक सवाल सॉल्व होगा। लेकिन इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए। मैंने क्या बोला, लेट से आर नॉट आपको गिवन है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, फिर मैंने बोला कि R1 मैंने ले लिया रेजिस्टेंस एट T1 डिग्री सेल्सियस, और मैंने कंसीडर कर लिया R2 जो कि है रेजिस्टेंस एट T2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, T2 डिग्री सेल्सियस। तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा किस प्रकार से, R1 बराबर आर नॉट 1 प्लस का अल्फा T1, ये बात सही है, बिल्कुल सही है। और R2 बराबर लिखा जाएगा आर नॉट 1 प्लस का अल्फा T2, ये बात भी सही है। इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, और दोनों को यदि मैं आपस में डिवाइड कर दूं तो मेरे पास में एक नई इक्वेशन बन के आएगी। क्या बन के आएगी, R1 अपॉन R2 बराबर, एक काम करता हूं R1 अपॉन R2 नहीं लेता हूं, R2 अपॉन R1 ले लेता हूं। कई लोग बोलेंगे सर उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला है, बस आप देखते चलिए क्या कर सकते हैं हम लोग। इसको लिखा जाएगा 1 प्लस का अल्फा T2 अपॉन 1 प्लस का अल्फा T1। अच्छा सर जी आर नोट कहां गया, तो आर नोट से आर नोट कटेगा, इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है, बोलो फटाफट से, क्या ये बात समझ में आ रही है। तो मैंने बोला ठीक है। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, यदि मैं यहां से सॉल्व करता हूं तो आपके पास में फॉर्मूला किस प्रकार से बन के आएगा। मान के चलिए यहां पर एक कंडीशन और मैं अज्यूम करवा देता हूं साथ ही साथ में, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, कि लेट से T2 जो है वो आपका ग्रेटर देन T1 है। T2 जो है वो आपका क्या है, ग्रेटर देन T1 है। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मेरे से ये मिक्स हो गया है ना, थोड़ा सा इसको अच्छे से कर देता हूं। T2 ग्रेटर देन T1 है, मतलब T1 छोटा टेम्परेचर है, T2 बड़ा टेम्परेचर। जैसे मैं अभी सवाल बोला ना 10 डिग्री 20 डिग्री वाला, 10 डिग्री और 20 डिग्री वाला सवाल बोला था कि नहीं बोला था, वैसे। तो यहां पर आप एक फॉर्मूले के तौर पे इसको आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो किस प्रकार से, कि भैया जी R2 बराबर आएगा R1 इंटू 1 प्लस का अल्फा T2 अपॉन 1 प्लस का अल्फा T1। T1 क्या है, पहला टेम्परेचर, T2 क्या है, दूसरा टेम्परेचर। तो आप इस तरह से फॉर्मूला बना के लिख सकते हैं और यहां से आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। मैंने बोला सर जी ये बात तो ठीक है, समझ में तो आ रही है, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। मैं बोला ठीक है।
अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर कुछ अप्रोक्सीमेशन का काम करते हैं। क्या करते हैं, लेट्स से वी आर डूइंग सम अप्रोक्सीमेशन। तो वो अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हैं, एक बात ध्यान रखना, इट इज द करेक्ट फॉर्मूला या स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं इसको एडजस्ट करके कुछ इस प्रकार से लिख दूं तो कोई परेशानी है कि R2 बराबर R1 1 प्लस का अल्फा T2 इंटू 1 प्लस का अल्फा T1 की पावर -1, ऐसे लिख सकता हूं क्या? भाई मैंने क्या किया, नीचे वाले को ऊपर ले गया तो ऐसा बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल इसी प्रकार से आपका बनते हुए नजर आएगा। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं R2 बराबर R1 1 प्लस का अल्फा T2 और इसे लिखा जा सकता है 1 माइनस का अल्फा T1। अरे बाप रे सर, ये कहां से आया, ये माइनस कैसे हो गया, तो प्लस था। तो भैया एक प्रॉपर्टी होती है जो कहती है 1 प्लस एक्स की पावर n, कई लोगों को डर लगा होगा मैंने मिटाते ही, मैंने बोला कलर चेंज कर रहा हूं, कुछ नहीं, 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर होता है 1 प्लस का एन एक्स, बशर्ते x क्या हो, 1 से छोटा हो। अब ये जो अल्फा होता है, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, उसकी जो वैल्यू होती है 10 टू द पावर -4 10 टू द पावर -5 के रेंज में होती है। तो इसके कारण उसकी वैल्यू क्या होती है, काफी छोटी होती है। तो जिसके कारण मैं यहां पर ये वाला जो फॉर्मूला है जिसे हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपांशन, इसे क्या बोला जाता है, बाइनोमियल एक्सपांशन बोला जाता है। इस बाइनोमियल एक्सपांशन को मैं यहां पर यूज कर सकता हूं, बाइनोमियल एक्सपांशन का यहां पर मैं प्रयोग कर सकता हूं। तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये बात समझ में आ गई, मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अब हम लोग क्या करते हैं, इनका करते हैं आपस में मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा जरा देखते हैं हम लोग। तो देखो मेरे पास में कुछ इस प्रकार से बनेगा, R2 बराबर R1 तो एज इट इज है। अब देखो 1 का पहले मल्टीप्लाई किया तो 1 आएगा, ये बात तो तय है, 1 आएगा। फिर क्या आएगा, माइनस का अल्फा T1 आएगा। फिर अल्फा T2 का मल्टीप्लाई करो तो प्लस का अल्फा T2 आएगा, और प्लस और माइनस करोगे अल्फा स्क्वायर T1 T2 आएगा। देखो मल्टीप्लाई करने के बाद यही आएगा क्या, देखो किसको मल्टीप्लाई करने को बोल रहा हूं मैं आपको बोल रहा हूं 1 प्लस अल्फा T2 इंटू 1 माइनस अल्फा T2। 1 से 1 किया तो यहां पर लिख देता हूं एक बार 1, इसका करोगे तो माइनस का अल्फा T1, इसका करोगे तो प्लस का अल्फा T2, और प्लस और माइनस है तो माइनस अल्फा स्क्वायर T1 T2। मैंने सही लिखा है बिल्कुल, वहां पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, देख लीजिए एक बार और। तो ये मेरे पास में यहां पर इस प्रकार से बन के आया। अब इसको जरा अच्छे से एडजस्ट करता हूं तो मेरे पास में चीजें कुछ इस प्रकार से निकल के आएगी। R2 बराबर R1 1 प्लस का अल्फा, यदि मैं कॉमन ले लूं तो T2 माइनस का T1 बराबर है। देखो दोनों में से मैंने अल्फा कॉमन ले लिया, तो अल्फा कॉमन लेने पर T2 प्लस वाला है तो मैंने पहले इसको लिख दिया, और T1 माइनस वाला है तो इसको मैंने बाद में लिख दिया, माइनस का अल्फा स्क्वायर T1 T2। यहां तक कोई परेशानी, बोलो यहां तक कोई परेशानी? आई डोंट थिंक सो कि यहां पर किसी को कोई परेशानी होनी चाहिए। ओके अब सोचिए, देखो अल्फा का वैल्यू होती थी 10 टू द पावर -4 या 10 टू द पावर -5 के रेंज में। तो यार अल्फा स्क्वायर कितना आएगा, 10 टू द पावर -8 या फिर मैं बोलूं 10 टू द पावर -10 के रेंज में आएगा। तो सोचिए ये वाली जो टर्मिनोलॉजी है ये काफी छोटी टर्मिनोलॉजी है, बहुत ही छोटी टर्मिनोलॉजी आने के कारण आई कैन नेग्लेक्ट अल्फा स्क्वायर, आई कैन नेग्लेक्ट अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर को क्या किया जा सकता है, नेग्लेक्ट किया जा सकता है, और नेग्लेक्ट करने पर आपके पास में बन के आएगा R2 बराबर R1 1 प्लस का अल्फा T2 माइनस का T1। ये बात समझ में आ रही है? ओके इसे मैं आगे लिख सकता हूं R2 बराबर R1 1 प्लस का अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब यहां पर ध्यान दीजिए, दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो एप्लीकेबल बट दिस इज अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला। क्या ये करेक्ट फॉर्मूला है? नहीं बेटा, ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं है, दिस इज अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला। इससे जो आपके आंसर आएंगे वो अप्रोक्सीमेट वाले आंसर्स आएंगे। कैसे आंसर्स आएंगे? अप्रोक्सीमेट वाले आंसर्स आएंगे, करेक्ट आंसर नहीं आएंगे। तो करेक्ट आंसर के लिए आपको इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। ये फॉर्मूला कहां से बन के आता है? तो भैया ये वाला फॉर्मूला इसके प्रीवियस वाले फॉर्मूला से कहां गया, यहां से बन के आता है। ठीक है, तो मेन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस का अल्फा टी। यहां पर आर नॉट जो है वो है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस,
अल्फा जो है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टी है वो टेम्परेचर, तो 0 से शुरू हो रहा है और टी पर पहुंच रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया R1 और R2 दो अलग अलग टेम्परेचर पर रेजिस्टेंसेस कंसीडर कर लिए और इन रेजिस्टेंसेस में क्या किया है मैंने कि भैया T2 जो है वो T1 से बड़ा टेम्परेचर मान लिया है। तो इस लिहाज से सॉल्व करने पर मेरे पास R2 बराबर R1 1 प्लस का अल्फा T2 अपन 1 प्लस का अल्फा T1 आया। ये भी करेक्ट फॉर्मूला है। तो मतलब यहां पर यदि R0 नहीं गिवन है तो काम चल जाएगा, ठीक है। यहां से जो आंसर निकल के आएगा दैट विल ऑल्सो बी अ करेक्ट आंसर, दैट विल ऑल्सो बी अ करेक्ट आंसर। अब मैं एक बात बताऊं, इस फॉर्मूले को जब आप याद रखने जाओगे ना परेशानी होगी, भूलोगे, लेकिन यदि आप इस फॉर्मूले को याद रखते हो तो ये ज्यादा आसानी से याद रह जाएगा। R2 अपॉन R1 1 प्लस का अल्फा T2 अपॉन 1 प्लस का अल्फा T1। याद समझ में आ रही है बातें? आर यू गेटिंग? अब इसको सॉल्व करके देखो, यहां पर हम लोगों ने पहली बार बाइनोमियल एक्सपांशन लगाया, 1 प्लस का x टू द पावर n बराबर 1 प्लस का nx। जब कभी भी बाइनोमियल एक्सपांशन का आप प्रयोग कर लेते हो, इसका मतलब वो जो भी आंसर आने वाला होता है वो अप्रोक्सीमेट आंसर होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भैया जी जो आंसर यहां पर आपको मिलके आया R2 बराबर R1 1 प्लस का अल्फा T1 अल्फा इंटू डेल्टा टी, दैट इज द अप्रोक्सीमेट आंसर, इट इज नॉट द परफेक्ट आंसर। कई बार ऐसा हो सकता है सवालों में दो आंसर दिए हुए होंगे और दो में से उस फॉर्मूले से जो निकालोगे वो करेक्ट आंसर रहेगा और इससे निकाला हुआ आंसर अप्रोक्सीमेट आंसर रहेगा, लेकिन ये भी ऑप्शन में हो सकता है। तो आपको कौन सा सेलेक्ट करना है? जो ज्यादा करेक्ट वाला आंसर है वो वाला आपको सेलेक्ट करना है। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। क्या ये बात क्लियर है? मैंने जो अभी बोली पहली वाली बात, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से यदि मैं अल्फा की वैल्यू यदि निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, जरा सोच के बोलिए। मैं क्या करूंगा, देखो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा R2 बराबर R1 प्लस का R1 इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। यहां से लिखा जा सकता है R2 माइनस का R1 बराबर R1 इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। बात समझ में आ रही है? सो ओवरऑल फाइनली आई कैन से दैट कि अल्फा बराबर जो आ रहा है वो R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू डेल्टा टी आ रहा है, और ये वाला भी फॉर्मूला आपका अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है, लगभग सही फॉर्मूला है। अब आप सोचिए इस फॉर्मूले में यदि आप देखो R1 की जगह यदि मैं R0 लिख दूं तो डेल्टा टी आपका टी हो जाता है। क्या ये फॉर्मूला जो है अल्फा बराबर R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू डेल्टा टी उसी फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा है जो मैंने पहले लिखा है। ध्यान से देखिए, किधर गया, किधर भाग गया, ये रहा, देखो बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है कि नहीं। लेकिन क्या हो रहा है ना, इस फॉर्मूले में हम लोग R0 वाली चीज को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, एक स्टेप को मिस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, यही बस इसमें डिफरेंस है। क्या ये बात समझ में आ गई? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? श्योर है? चलो तो हम लोग अभी करते हैं, एक सवाल कर लेते हैं जिसके अंदर में मैं आपको इन डिफरेंसेस को क्लियर कर देता हूं, ठीक है। उससे क्या रहेगा कि भैया आप लोगों का भी जो भी है वो जो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट सीखा है उसका न्यूमेरिकल एक लगे हाथों आपके पास में हो जाएगा। हमने क्या बोला, लेट से हमारे पास में है एक वायर और उस वायर के लिए आपको अल्फा की वैल्यू दे रखी है 0.00125 पर डिग्री सेल्सियस। अल्फा की जो यूनिट आएगी वो निकाल लीजिए, पर डिग्री सेल्सियस आएगी। सर कैसे पता लगा आपको? हमें तो बताया ही नहीं आपने। मैं बोला यार यूनिट्स एंड मेजरमेंट आपको सिखाया जा चुका है, तो आप यहां से एक बार निकाल के देख लीजिए। देखो ये रेजिस्टेंस है, बराबर है, तो ये आएगा ओम में, ये भी रेजिस्टेंस है तो ये आएगा ओम में, अपॉन में आएगा ओम में, और ये किस में आएगा? सेकंड में, है ना? अरे तेरी डिग्री सेल्सियस। ओके, तो देखो ओम में से ओम जाएगा तो क्या बचेगा? ओम में से ओम जाके ओम ही बचेगा, अपॉन ओम और डिग्री सेल्सियस। अब ओम से ओम कटेगा तो आंसर आएगा डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू यूनिट्स भी आपको याद होनी चाहिए। क्या आया है? डिग्री सेल्सियस इनवर्स आया है, जिसे हम लोग पर डिग्री सेल्सियस यहां पर दे रहे हैं। तो जैसे ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब हमने क्या बोला सवाल के अंदर में, मैंने बोला है कि भैया एट 300 केल्विन रेजिस्टेंस इज 1 ओम, देन सवाल में आपसे पूछा गया है 2 ओम रेजिस्टेंस के लिए टेम्परेचर कितना होगा। अब होता क्या है, देखो पहला हम लोग इसको करेंगे गलत तरीके से सॉल्व। पहले हम लोग इसको करेंगे गलत तरीके से सॉल्व करेंगे, बाद में इसको सही तरीके से सॉल्व करेंगे। सर जी
कैसे, जैसे मैं आपको बताता हूं, फॉर्मूला आप लोगों को भी याद होगा। फॉर्मूला क्या है, देखो ये यदि मैं फॉर्मूले की बात करता हूं तो R2 बराबर R1 1 प्लस का अल्फा डेल्टा टी, बात समझ में आ रही है? या इसको T2 माइनस T1 जो भी आप लिखना चाहें उस प्रकार से लिख सकते हैं। या फिर आपको ये वाला याद हो सकता है R2 माइनस का R1 अपॉन R1 इंटू डेल्टा टी, जो भी आपको याद है किसी से भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गलत वाले फॉर्मूले से पहले हम लोग कर रहे हैं। देखो पहले मैं सवाल को गलत करवा रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, नहीं तो पता लगा किसी ने क्या किया, छोटा सा क्लिप उठाया और बोला अरे भाई गलत पढ़ा रहा है बंदा। ओ चलो आ जाओ, अल्फा बराबर, इधर मैं लिखता हूं अल्फा कितना है 0.00125 बराबर, देखो ये सवाल में जो गलती होने वाली वही गलतियों को मैं यहां पर करके दिखा रहा हूं आपको, 2 माइनस का 1 अपॉन 1 इंटू टी माइनस का 300। दिस इज द वेरी फर्स्ट मिस्टेक जो यहां पर आपसे होने वाली है। तो आप क्या लिखोगे, ये आएगा इधर में, इसको इधर उधर सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.00125 बराबर 1 बाई टी माइनस का 300, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा टी माइनस का 300 बराबर 1 बाई 0.00125। ध्यान दीजिए, अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर होगा क्या, पॉइंट हटेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जीरो लगेंगी। अब 125 से काटोगे तो 125 8 टाइम्स काटोगे तो 1000 आएगा। सो भैया टी माइनस का 300 बराबर आपके पास में 800 आ गया। सो टी का आंसर आपके पास में 1100 केल्विन आ गया। एंड दिस इज अ रॉन्ग आंसर। ओ माय गॉड सर, क्या गलती हो रही है? गलती बताओ क्या हो रही है। देखो पहली गलती यहां पर जो करी गई है, अल्फा इज गिवन इन पर डिग्री सेल्सियस और आपने निकाल लिया है कहां पर, आप कहां पर बात कर रहे हो, ये डिग्री केल्विन में, ये आपका केल्विन में चल रहा है और वो डिग्री सेल्सियस में गिवन है। कैसे कर लोगे, नहीं कर सकते, पहली गलती। ठीक है, ये एक इसका आंसर दिया हुआ रहेगा। चलो हम लोग एक और तरीके से करते हैं, चलो ये वाली गलती मिल गई हम लोग, सर हम लोग अभी समझ में आ गया, तो हम लोग ऐसे कर देंगे 0.00125 बराबर 2 माइनस का 1 अपॉन 1 इंटू टी माइनस का 27। 27 कहां से आया, तो भैया 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में 27 लिखेंगे, बराबर है। तो हम लोग इस प्रकार से करके देखते, तो टी माइनस का 27 बराबर यह आएगा 1 डिवाइडेड बाई 0.00125। तो यहां से आपको मिलेगा t माइनस का 27 बराबर, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये तो 800 आने वाला है, अभी आपके सामने ही था। तो यहां से एक आंसर आपको मिलेगा 827। ये वाला भी आंसर आपका गलत है। दोनों आंसर्स ऑप्शन में मिलने वाले हैं, पहले मैं बता देता हूं, ये भी आंसर रहेगा और ये भी आंसर रहेगा, ऑप्शंस में रहेगा। कई लोग बोलेंगे सर जब आपको मालूम है कि गलती ये होने वाली है तो फिर पढ़ा काय को रहे, ये वाला गलत वाला फिर हम देखें ही क्यों। मैं ये इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया आप आंसर्स में देखिए क्या कहां तक गलती होने की संभावना होती है। हो सकता है कि आप जब डीपीएस सॉल्व करो तो एक आधा क्वेश्चन उसमें भी गलत हो, क्यों, आपको बताने के लिए, जिससे आप बताएं कि भैया गलत हुआ है करके। ओ ऐसा भी होता है क्या, यस, क्यों नहीं होता है। ओके चलो, तो अब हम लोग करते हैं सही सही में सॉल्व। तो सही सही में सॉल्व करने का तरीका क्या बताया मैंने, R2 अपॉन R1 बराबर 1 प्लस का अल्फा T2 अपॉन 1 प्लस का अल्फा T1। मैंने बोला देखो यही सिंपलेस्ट तरीका है याद रखने का। अब देखो क्या करना है, R2 आपको मालूम है 2 है, ये आपका 1 है, 1 प्लस का अल्फा, एक काम करते हैं अल्फा को थोड़ी देर के बाद पुट कर लें क्या, तो मैं बोला ठीक है, और T2 आपको निकालना है अपॉन 1 प्लस का अल्फा इंटू T1 कितना है 27 डिग्री। ठीक है, सो यहां से देखो ये कट जाएगा, ये तो 2 ही आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 प्लस का 54 अल्फा बराबर 1 प्लस का अल्फा T2। सही है क्या, 1 से इसको सॉल्व करो, इधर उधर लेके आओ, क्या हो जाएगा, देखो इसको इधर लेके आता हूं तो ये बचेगा 1 प्लस का 54 अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू तो अब तो आपको रखनी पड़ेगी, कुछ भी हो जाए, है ना, तो यहीं पे रख देता हूं मैं। तो ये मेरे पास में बनेगा क्या, 2 प्लस का 54 मल्टीप्लाई बाय 0.00125 बराबर 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके इसको पहले से ही 1 लिख लेता हूं, इक्वल्स टू 0.00125 इंटू T2। क्लियर है, ओके चलो अब जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करी जाती है। तो ये बात बताओ, ये तो आएगा 1 प्लस का, इसको यदि इसमें मल्टीप्लाई करता हूं
तो 125 चौका कितना हो गया 550 बचेगा, 125 पंजे करोगे तो 625, 625 और 50, 675, तो ये आएगा ओके। ये यहां तक आ गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 0.06750, तो ये इसके पास में आ रहा है और इक्वल टू 0.00125 यहां पर इनटू में T2 आपको मिल रहा है। क्या ये बात सही है? अरे बोलो सही है क्या? यस। तो अब यहां से देखिए T2 बराबर आएगा, उनको ऐड करो तो कितना आएगा 1.06750 डिवाइडेड बाई 0.00125 बराबर है। तो देखो पॉइंट से सब कुछ कट सकता है, तो T2 बराबर आएगा 106,750 डिवाइडेड बाई 125। अब मेरे पास में एक तरीका है, मैं 5 से पहले कैंसल आउट कर लेता हूं इसको, तो क्या हो जाएगा 25 और 5 से इसको काटूंगा तो आएगा 5 दूना 10, 5 एकम 5, 1 17, 5 3 15, 2 25, 5 25 0। ये तो 5 से और कट सकता है, तो 5 से काटोगे 4, 5 2 10, 3 5 7 35 और 0। अब 5 से और डिवाइड हो रहा है ये तो ओके, तो मेरे को पहले 125 का टेबल लेना चाहिए था। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया यार, ये तो आंसर मेरा अलग ही चला गया। 5 से काटोगे 5 8 40, 854 आ रहा है ओके। तो भैया मेरे पास में आंसर आ गया है 854 और ये आंसर आया है डिग्री सेल्सियस में। 854 डिग्री सेल्सियस में आपके पास में आंसर आ चुका है, बराबर है। लेकिन हमेशा एक हैबिट बनाइए, वो हैबिट क्या है? ऑलवेज मेक द हैबिट टू गिव द आंसर इन एज पर द गिवन यूनिट इन क्वेश्चन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 854 प्लस का 273, तो ये आएगा 4 और 3 7, 7 5 12 की 2 और ये 1127 केल्विन, 1127 केल्विन इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए आपने जो पहले निकाला था 1100 केल्विन, काफी नजदीक आ गए थे आप लोग गलत करने के बाद। यहां पर गलत करने के बाद में 827 पे आप पहुंच गए थे। हालांकि देखो अब देखो ये वाले आंसर में 827 आया, बराबर है डिग्री सेल्सियस में, लेकिन ये किस में है डिग्री सेल्सियस में, तो आप देखोगे तो 827 प्लस का 273 करोगे तो 7 और 3 10, 7 और 2 9 और 1 0, तो 1100 केल्विन यहां से भी आंसर आया। तो 1100 केल्विन तक तो आप पहुंच जा रहे हो, यहां से भी 1100 केल्विन आया और यहां से भी 1100 केल्विन आया, लेकिन एग्जाम में वो पास वाला आंसर यदि ऑप्शन में गिवन है तो भैया जी गलती होने वाली है, डेफिनेटली गलती होने वाली है। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस। तो इसको ध्यान रखें, इसके लिए ही आपको ये सवाल यहां पर करवाया गया है। 854 आंसर आया डिग्री सेल्सियस में। इस प्रकार से यदि आपसे कोई सवाल पूछा जाए तो आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बताओ, कर सकते हो। अच्छा, अब इसमें जो वैरायटी बनाएगा यहां पर, वो किस प्रकार की वैरायटी बनाएगा? देखो सवाल कुछ इस प्रकार से बनाएगा, पता है क्या कि देखो ओम्स लॉ आपको आता है बचपन में जूनियर क्लासेस में, जो आपने ओम्स लॉ पढ़ा है, V इक्वल्स टू आई आर। अरे कम से कम इतना तो पढ़ा होगा ना कि यार ये रेजिस्टेंस R है, इसको यदि मैंने बैटरी V से कनेक्ट किया है तो यहां पर करंट I फ्लो होता है और ये I बराबर होता है V बाई R। यस और नो, इतना आप जानते हैं कि नहीं जानते? बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर आपके साथ में वो सवाल कैसे बनाएगा, कुछ ओम्स लॉ को इसके अंदर में करेगा मिक्स। मतलब कैसे? बोलेगा कि भैया एक सर्किट है जिसके अंदर में 0 डिग्री सेल्सियस पर इस वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम था और मैंने इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया और ये 20 वोल्ट की बैटरी थी। तो मुझे बताइए यदि अब टेम्परेचर यदि मेरा 20 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो करंट की वैल्यू कितनी होगी? ये एक सवाल बनाया जा सकता है। क्या ये बात पकड़ में आ गई आप लोगों को? श्योर है? सवाल क्या है? सवाल बेसिकली I इज इक्वल्स टू V बाई आर, तो आपको यहीं से मिल गया यार, 20/10 कर लिया आपने, आंसर भी मिल गया 10 एम्पियर। बात समझ में आ रही है? 10 एम्पियर यहां तो मिल जाएगा, लेकिन वो उसने 20 डिग्री सेल्सियस पे करंट पूछा है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे चाहता है कि आप 20 डिग्री सेल्सियस पे पहले रेजिस्टेंस निकालें और वहां से करंट कैलकुलेट करें। बोलो इस सवाल को कितने लोग कर सकते हैं? आराम से किया जा सकता है, बिकॉज द करंट इज गोइंग टू रिमेन व्हाट? सेम। नहीं भैया, बैटरी आपकी सेम है, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर
टेम्परेचर बदलने के कारण रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी, और रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होने से करंट जो आएगा वो नया करंट आएगा, और ये वाला करंट लिखा जाएगा 20 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस एट 20 ओम। सवाल समझ में आया, पैटर्न समझ में आया क्या? बिल्कुल सेम प्रकार की वैरायटी चलती रहेगी, इसमें बिल्कुल डरने की बात नहीं है कि सर ये कहां से क्या हो गया। बोलो कहीं से कुछ नया हुआ क्या? आई डोंट थिंक सो कि कुछ नया हुआ है। क्लियर है? चलो एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में यदि आपसे बात करी जाए तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट यही इसी प्रकार से ही अप्लाई करना है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए भी सेम इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। अब यहां पर आगे पहुंचने के बाद में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, और दैट इज कॉल्ड एज कलर कोडिंग ऑफ द रेजिस्टेंस। हम लोग पढ़ने वाले हैं कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये फेवरेट टॉपिक रहता है, क्योंकि ये बहुत ही आसान है यदि इसमें से सवाल बनता है। तो एक बात ध्यान रखिए, लेकिन कलर कोडिंग का जो सवाल बनेगा वो इतना भी आसान ऐसे नहीं बनाएंगे, इसको वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट के साथ में मिक्स करवाएंगे। ठीक है, ओके। तो कलर कोडिंग में मैं बेसिक बात बताता हूं आपको। हम लोगों को जो सिलेबस में जो रेजिस्टेंस है वो होता है आपका 4 बैंड रेजिस्टेंस। मतलब क्या है, ऐसे यहां पर आपके पास में मान के चलो ये एक रेजिस्टेंस को मैंने कंसीडर किया, ठीक है। इसमें है ना कलर बैंड होते हैं 4। कितने कलर बैंड होते हैं? 4। तो वही आपको क्या है सिलेबस में है। एकदम यहां पर पास में आपके पास में पहला कलर का बैंड होता है, इसके पास में दूसरा बैंड होता है, ठीक है, एकदम पास में। इससे थोड़ा सा दूरी पर एक तीसरा बैंड होता है, देखो डिस्टेंस बढ़ा दी है मैंने। और चौथा जो बैंड है वो थोड़ा सा और ज्यादा दूर होता है। देखो डिस्टेंस बढ़ती जा रही है कि नहीं बढ़ती जा रही है, इस प्रकार से होता है। अब देखो यहां पर इसको मैंने नाम दे दिया ए बैंड, इसको बी बैंड, इसको सी बैंड और इसको डी बैंड। ए यहां पर एकदम पास में रहेगा, मतलब जो एकदम पास में रहेगा वो आपका फर्स्ट बैंड है, जो यहां से दूर रहेगा वो आपका फोर्थ बैंड है। उसके अलावा इन दो बैंड के बीच की जो डिस्टेंस है वो इतनी ज्यादा होती है कि जिससे अपने आप समझ में आ जाता है कि ये फोर्थ बैंड ये वाला ही है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इन बैंड का कोई तो भी सिग्निफिकेंस होगा, तभी तो हम लोग इतनी बात कर रहे हैं। यस, इन बैंड का सिग्निफिकेंस है। मतलब क्या है, मान के चलो आपको क्या करना है, कोई तो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखनी है। इस कलर कोडिंग की जरूरत क्यों पड़ी? देखो होता क्या है कि हम लोग बार बार इतना बड़ा वैल्यू छोटे से रेजिस्टेंस के ऊपर बना पाना। यदि आप रेजिस्टेंसेस को देखोगे तो ऐसे सिलेंड्रिकल शेप के आपको रेजिस्टेंस दिखेंगे, हरे पीले नीले कलर के होंगे, और उसके ऊपर में कलर्स बने होंगे। 4 बैंड या 3 बैंड 5 बैंड भी होते हैं। हम लोगों को वो सब नहीं पढ़ना है। हमारे सिलेबस में सिर्फ 4 बैंड का ही रेजिस्टेंस अवेलेबल है, उतना ही पढ़ना है, वही बहुत हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है? इसके अलावा 3 बैंड का रेजिस्टेंस भी होना पॉसिबल है। 4 बैंड का तो हम पढ़ ही रहे, 5 बैंड वाला रेजिस्टेंस भी होगा, 6 बैंड वाला भी होगा, लेकिन वो सब हम लोगों को नहीं पढ़ना है। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 4 बैंड पे फोकस करना है। ये बात समझ में आ रही है? अब देखो रेजिस्टेंस यदि आप देखोगे तो इतना सा ही होता है। मतलब यदि हम लोग बात करें तो आपने यदि पेन की आपकी जो सामने की जो टिप होती है ना, पेन आपने रिफिल हो ली, रिफिल को खोल लीजिए और उसके बाद में जो टिप निकलती है उतनी ही लेंथ होती है रेजिस्टेंस की, लेकिन वो थोड़ा मोटा या पतला डिपेंडिंग ऑन हो सकता है। और उसके बाहर में कनेक्टिंग वायर्स होती हैं। क्या होती है? कनेक्टिंग वायर्स। ये जो मैंने बाहर बनाया ये है आपकी कनेक्टिंग वायर। ये क्या है? कनेक्टिंग वायर, जिसके थ्रू हम लोग इसे सर्किट में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग इसे सर्किट में कनेक्ट करते हैं। और ये जो कनेक्टिंग वायर होता है उसका रेजिस्टेंस हम लोग आइडियली 0 कंसीडर करते हैं। ये बात समझ में आ गई? अब होता क्या है भैया, सर्किट में हम लोग इतने छोटे छोटे नंबर लिख पाना उस छोटे से रेजिस्टेंस पे पॉसिबल नहीं होता है, और हो सकता है वो एक आधा मिट जाए तो परेशानी हो जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, यूनिवर्सली एक कलर कोडिंग बना दी। और उस कलर कोडिंग से क्या है, अब किसी भी देश में जाओगे तो सब जगह पर यही कलर कोडिंग होती है। तो हम लोग इजीली उस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पर जो पहले जो 2 डिजिट्स होते हैं, ये जो 2 डिजिट्स हैं, ये आपके सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बारे में आइडिया देते हैं। सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बारे में आइडिया देते हैं, बराबर है। ये आपका जो होता है ये आपका मल्टीप्लायर होता है, मल्टीप्लायर होता है। और ये जो आपका होता है ये होता है टॉलरेंस। ये क्या होता है? टॉलरेंस। सर जी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आपको रेजिस्टेंस लिखना है तो आपका रेजिस्टेंस लिखा जाएगा ए बी इंटू 10 टू द पावर C ओम प्लस माइनस डी। इस प्रकार से आपका रेजिस्टेंस लिखा जाएगा। ये A इंटू बी नहीं है, ये ए बी है।
मतलब 4 फाइ तो 45 बराबर है। इस प्रकार से ये आपका रेजिस्टेंस बनता है। ध्यान दीजिए, पहले दो कोड आपके सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बारे में आपको क्या देते हैं, आइडिया देते हैं। मतलब जैसे 45 लिखना है, 67 लिखना है, 47 लिखना है, क्या लिखना है, उसका आइडिया ये देंगे। ये जो है वो आपका मल्टीप्लायर के बारे में बताएगा, और लास्ट वाला जो है वो टॉलरेंस के बारे में बताएगा। अब ये टॉलरेंस क्या होता है बाबूजी, तो टॉलरेंस होता है द एक्यूरेसी अप टू विच अ रेजिस्टेंस कैन बी मेड और मैन्युफैक्चर, द एक्यूरेसी अप टू विच a resistance can be manufactured, resistance can be manufactured। आप लोगों को यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर याद आ रहा होगा, उसके अंदर में प्लस माइनस के बाद में हम लोग जो परसेंटेज एरर लिखते थे, बराबर है। मतलब हम लोग बता रहे हैं कि भैया ये परसेंटेज एरर है उस रेजिस्टेंस के अंदर में, या इतना एरर उसके अंदर में अवेलेबल है जिसे डिनाई नहीं किया जा सकता है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, तो हम लोगों को ये कलर कोडिंग याद करनी है। एग्जाम में आपको कलर कोडिंग की टेबल नहीं देने वाला है, वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो भैया हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहां पर, देखो मैंने क्या लिखना है, यहां पर लिख दिया ए, यहां पर लिख दिया बी, यहां पर लिख दिया सी, यहां पर लिख दिया डी, और यहां पर मैं इसके सामने करस्पॉन्डिंग्स क्या लिखने वाला हूं, कलर्स लिखने वाला हूं, ठीक है। यहां पर क्या लिख रहा हूं, कलर्स। सबसे पहला कलर आता है ब्लैक। कई लोग सोच रहे हैं सर ब्लैक को तो ब्लैक से लिख देते थे, कोई बात नहीं। इसके बाद में आता है ब्राउन, जैसे जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद होना चाहिए। फिर आता है रेड, फिर आता है ऑरेंज, उसके बाद में आता है येलो, येलो, उसके बाद में आता है ग्रीन, उसके बाद में आता है ब्लू, उसके बाद में आता है वॉयलेट, इसके बाद में आता है ग्रे, और लास्ट में यहां पर एक आता है व्हाइट। अब इसके अलावा ये टेबल नीचे और कंटिन्यू होगी, लेकिन अब मेरे पास यहां पे थोड़ा सा स्पेस का परेशानी है, तो पहले मैंने इतना लिख दिया है, ठीक है। इसको मैं यहां पर आगे कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। यहां तक की तो टेबल पहले कंप्लीट कर लो, ओके। इसके आगे मैं फिर से लिख रहा हूं, यहां पर देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, और यहां पर आपको कलर्स तो लिखने ही लिखने हैं। यहां पर आता है गोल्ड या गोल्डन, फिर रहता है सिल्वर, और उसके बाद में एक और चीज लिखी रहती है नो कलर, ठीक है। इनका उपयोग लास्ट में किया जाता है। मैं समझा देता हूं पहले आपको क्या होता है। नंबरिंग जो स्टार्ट होती है वो होती है जीरो से, मतलब ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये 10 टू द पावर जीरो है, मतलब कितना आ गया 1, फिर 1, फिर रहेगा 2, यहां रहेगा 3, यहां रहेगा 4, यहां रहेगा 5, 6, 7, 8, 9, 9 के बाद कितना 10, 11, 12, नहीं ऐसा नहीं होता है भैया, नंबरिंग हो गई इतनी, बात समझ में आ गई है। उसके बाद में यहां पर कुछ भी नहीं होता है, ये खाली रहते हैं, इनका कोई उपयोग नहीं है। अब ये जो C है जिसे मल्टीप्लायर बोल रहा हूं, जिसे क्या बोल रहा हूं, मल्टीप्लायर, मतलब देखो 10 की पावर 0, मैं बेसिकली पूरा लिख के दिखा रहा हूं। यदि आप देखोगे तो ये कई लोग सोच जाएंगे सर 10 की पावर C यदि आप लिख रहे हो तो मतलब सीधा नंबर ही लिखना चाहिए ना, लिखना नंबर ही चाहिए, मतलब यहां पर भी नंबर सेम ही रहने वाला। अरे ये किधर चला गया, नंबर यहां पर भी सेम है, मतलब 1 ही आने वाला है, लेकिन मैं पूरा लिख के दिखा रहा हूं 10 की पावर 1 मतलब 10, ये मल्टीप्लायर है, इंटू 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 5। जो नंबर यहां पर लिखा है वही यहां पर भी है, कोई अंतर नहीं है। बात समझ में आ गई, ओके। अब यहां से आगे जरा हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। यहां पर ये जो है ये आपका माइनस में होता है, मतलब 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -1, 10 की पावर -2। यहां पर नो कलर वगैरह का कोई मल्टीप्लायर नहीं है, ओके। तो सर जी फिर नो कलर यूज कहां होने वाला है, थोड़ा सा मैं बोलूंगा धैर्य रखिए, मैं आपको बताता हूं। डी जो है रेड के लिए आपका होता है +-2%, यदि 2% का एरर है तो। गोल्डन के लिए होता है +-5%, सिल्वर के लिए होता है 10%, और नो कलर वाले के लिए 20%, मतलब नो कलर आपको रेयरली देखने को मिलेगा। चौथे बैंड में यदि कुछ भी नहीं दिया गया है तो इसका मतलब है वो है आपका नो कलर वाला, और इसका मतलब है उसमें टॉलरेंस है 20% का, याद हो जाएगा। अब इसमें जो एक और चीज मैं आपको बता दूं, देखो 10 टू द पावर -1 का इसका मतलब क्या आएगा,
0.1 और इसका मतलब है 0.01। ठीक है, इतना आप थोड़ा सा जगह बना के, अब देखो आपने तो यहीं पे लिख लिया होगा ना, जगह होगी, मेरे पास जगह खत्म होगी तो मेरे को यहां पे आना पड़ा। अब ये टेबल सर जी याद कैसे होगी, तो इसका एक तरीका होता है, आपके पास में कोई और तरीका हो तो कोई बात नहीं भैया, मेरे को यही याद है, सालों सालों से मैंने भी यही पढ़ा था बचपन में मेरे, और अभी भी यही पढ़ते आ रहा हूं और यही मैं पढ़ाता हूं। बी रॉय, ठीक है, बी रॉय, देखो सब कैपिटल में लिख रहा हूं, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है, ये आपका एक स्टेटमेंट है जो आपको, आप बुकलेट के अंदर में देखोगे यही स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलेगा, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये मुझे याद रहता है। यहां पर हम लोगों को क्या फोकस करना है, इसके फर्स्ट लेटर पे ध्यान दीजिए, जो जो कैपिटल लेटर बन रहे हैं उन पे आपको फोकस करना है। देखो बी, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रे, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे और व्हाइट। जो डार्क कलर होता है वो पहले आता है और जो लाइट कलर होता है वो बाद में आता है। जो डार्क कलर होता है वो पहले आता है और जो लाइट कलर होता है वो बाद में आता है। जैसे बी बराबर है बी और बी, 3 बार बी आ रहा है, तो ब्लैक सबसे ज्यादा डार्क, ब्राउन उसके बाद में डार्क और ब्लू सबसे कम डार्क। क्लियर है, तो कलर डिफरेंस आ गया। और देखिए जी में, देखिए ग्रेट और गुड में 2 बार जी आ रहा है, तो ग्रीन ज्यादा डार्क होता है, ग्रे कम डार्क होता है। ग्रे मतलब मान चलिए लगभग जैसे मैंने ये शर्ट पहना है ना, ऑलमोस्ट वैसा ही कलर होता है ग्रे का, सिल्वर जैसा ही दिखता है थोड़ा थोड़ा सा, तो वो समझ में आ जाता है, पकड़ में आता है ये ग्रे है कि ग्रीन है। ठीक है, और व्हाइट तो आप सीधा सीधा देख ही सकते, बॉडी व्हाइट है हमारे पास। तो ऑरेंज आपको पकड़ में आता होगा। देखो हमारे, इवन तो मैं आपको बता दूं, कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो एग्जाम होगी ना, आपकी एग्जाम के अंदर में आपको वहां पे लिख के देगा ऑरेंज है या रेड है या ग्रे है, बट जो प्रैक्टिकल लाइफ की यदि मैं बात करूं तो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है भाई साहब कि है ना, कई बार है ना ऑरेंज और रेड में फर्क समझ में नहीं आता है। यस, ट्रूली सेइंग, नहीं समझ में आता कि रेड है कि ऑरेंज है। कई बार ऑरेंज और येलो में फर्क नहीं समझ में आता है, बिल्कुल वैसे ही दिखते एक जैसे लगभग लगभग। और कहां पे कई बार ब्लैक और ब्राउन में भी कंफ्यूजन हो जाता है। बहुत रेयर होता है कि ब्लैक और ब्राउन में कंफ्यूजन हो, लेकिन ब्राउन के साथ में ग्रे में कंफ्यूजन हो जाता है कई बार मत, पर वो अब आपको तो थोड़ी, एक बात बताओ, आपको थोड़ी ले जाके रेजिस्टेंस ढूंढ के उसमें से सर्किट में घुसाना है, नहीं, आपको तो सीधा सीधा कलर देगा, वैल्यू निकालनी है। लेकिन ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, और गोल्डन सिल्वर नो कलर, गोल्डन सिल्वर नो कलर, ये सीक्वेंस है। ठीक है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे और व्हाइट, उसके बाद में क्या आएगा, गोल्डन सिल्वर और नो कलर आएगा। नंबरिंग कहां से चालू होगी, 0 से लेकर के 9 तक। व्हाइट क्या है, 9 नंबर पे है। ठीक है, ये टेबल हो गई। मैं एक बार थोड़ा सा देखो साइड हो गया हूं, अब आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर आप बुकलेट में से जिसको जैसे जैसे उचित लगे आप वैसे यहां पर आप कर सकते हैं। दिस इज अ स्टैंडर्ड। कई लोग सोचेंगे सर प्लस क्या, सर यहां पे +-1% नहीं आएगा, वो अलग कहानी है, उसको हम लोगों को यहां पर बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, नहीं तो फिर तो आप बोलोगे ग्रीन पे +-5% लगा दो, फिर गोल्डन का मतलब क्या बचेगा। ओए, समझ में आ रही है बात, इसके लिए हम लोग यहां पर कर रहे हैं। अब क्या होता है, अब इस पे जो सवाल बनते हैं वो सवाल होते हैं 2 तरह के। क्या होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर अवेलेबल। पहला सवाल होता है, कलर कोड दिया है और इससे आपको रेजिस्टेंस लिखना है, कलर कोड गिवन है और इससे आपको रेजिस्टेंस लिखना है। ठीक है, तो देखो कलर कोड दिया है, मान चलो मैंने आपको दे दिया रेड, ब्लैक, ऑरेंज और यहां पर दे दिया गोल्डन। ठीक है, यहां पर तो कलर फिक्स है, यहां पे ज्यादा कलर नहीं होंगे, और यदि आपको सिर्फ 3 कलर दिया है तो इसका मतलब है यहां पर नो कलर है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये सबसे सिंपल सवाल है, तो क्या करोगे, देखो रेड के आगे क्या लिखा है 2, ब्लैक के आगे क्या लिखा है 0, ऑरेंज के आगे क्या लिखा है 10 टू द पावर बोलो कितना 3, गोल्ड के आगे क्या लिखा है 5%। तो क्या आंसर आएगा 20 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम ±5%। एक बार कलर चेक कर लीजिए, बीबी रॉय के हिसाब से बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। ऑरेंज देखो बीबी रॉय बराबर है ब्लैक ब्राउन, तो ब्लैक का नंबर 0, रेड का नंबर 2, ऑरेंज का नंबर 10 टू द पावर 3 ±5%। बोलो कितना आसान सवाल है, ये तो हलवा है सर जी, ऐसा सवाल आया तो पक्का सही करके आएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां पर आपको लगता है बहुत ही आसान है, लेकिन
हो सकता है एग्जाम में वो आपसे सवाल को, देखो ये मैंने क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सिखा दिया, अब इसको वो किस तरह से ट्विस्ट करना चाहता है एग्जामिनर वो मैं भी नहीं जानता। हो सकता है वो आपसे पूछ ले टॉलरेंस कितना है, टॉलरेंस पूछ ले, तो भैया जी 5% आपको उत्तर नहीं लिखना, फिर आपको इसका 5% निकाल के भी दिखाना है। टॉलरेंस यदि मैंने पूछ लिया, मान के चलो मैं थोड़ा सा सख्त एग्जामिनर हूं, मैंने टॉलरेंस पूछ लिया आपसे, तो आप क्या निकालोगे 5% ऑफ 20 इंटू 10⁻3। बोलो आंसर कितना आएगा, 1 2 जीरो काट दो, यहां से 1 जीरो बच जाएगी, ये 2 जीरो हो गया तो ये आ गया 5 दूना 10 और ये 1000 ओम। तो ऐसा सवाल बन सकता है, ध्यान रखना, मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं कि यही इतना ही पूछ ले, मतलब ऑप्शन में वो 5% लिख के ही ना दे, यहां पे सीधा उठा के 1000 ओम लिख दे, हो सकता है भाई, सवाल हो सकता है। क्लियर है? चलो एक और सवाल करते हैं हम लोग, ये मेरा फेमस, ये मेरा फेवरेट सवाल है। फिर से वही सेम टाइप का सवाल करवा रहा हूं मैं आप लोगों को। मैंने बोला रेड 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 और रेड, चारों कलर लाल दे दिए, लाल, सब जगह लाल ही लाल है। अभी बोलो लालिमा छाते हुए, बोलो क्या आएगा? आई लाइक दिस क्वेश्चन वेरी मच। क्यों? कुछ करना नहीं पड़ता है। 2 2 2 2, बोलो कितना आएगा? 22 इंटू 10⁻2 ओम प्लस माइनस का 2%, खत्म। लो भाई आ गया। बोलो एकदम हलवा सवाल लग रहे हैं, कितना आसान है, बहुत बहुत आसान है ये क्वेश्चन। लेकिन अब हमसे उल्टा भी तो सवाल पूछ सकता है, उल्टा पूछ लिया तो क्या करोगे? लेकिन उल्टा पूछने से पहले मेरे मन में आया कि मैं एक सवाल और पूछ लूं आप लोगों से। पूछ सकता हूं कि नहीं पूछ सकता? बिल्कुल पूछ सकता हूं सर, आपकी मर्जी, आपका बोर्ड, आप पूछ सकते हैं। मैंने पूछा सवाल में कुछ इस प्रकार से, मैंने कलर दिया है व्हाइट, ओ ग्रीन, ब्राउन, बस 3 ही कलर दिए इस बार। बोलो क्या करोगे, आंसर कैसे निकालोगे? बोलो आंसर कैसे निकालोगे? व्हाइट ग्रीन ब्राउन 3 ही कलर देके छोड़ दिया है, तो आपका आंसर कैसे आएगा? भैया व्हाइट तो मुझे याद रहता है 9 नंबर पे आता है, लेकिन ग्रीन को आपको गिनना पड़ेगा। गिनते समय ध्यान रखना, ऐसे जब गिनोगे ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज, ऐसे करता हूं, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज, बराबर है येलो, येलो के बाद आया ग्रीन, तो कितने हो गए? 6 हो गए। 6 नहीं, एक कम करके गिनो, तो यह आएगा 5 इंटू ब्राउन का मतलब है 10⁻1, बराबर है, इतना ध्यान रखना। और आगे कुछ नहीं दिया है, मतलब प्लस माइनस का 20% है, क्योंकि नहीं दिया मतलब वो नो कलर वाला रहेगा, तो यह आएगा 950 ओम प्लस माइनस का 20%। ठीक है, 3 वैरायटी बनेंगे। अब क्या कलर घुमा लो, चाहिए जितने अनंत सवाल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में डालोगे तो कितने सवाल बन जाएंगे पता है? बहुत सारे। तो इतना थोड़ी हम लोग करते बैठेंगे, हमारा तरीका है कॉन्सेप्ट सीखना। अब हमारे पास में दूसरी वैरायटी आती है उल्टी वाली, सेकेंड टाइप ऑफ वैरायटी। रेजिस्टेंस आपको गिवन है ही, और उसका आपको कलर कोड लिखना है। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, रेजिस्टेंस से कलर कोड लिखना ही थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कई बार, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पहले बेसिक क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो मैंने आपके सामने एक सवाल लिखा, 95 इंटू 10⁴ ओम प्लस माइनस 5%। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा एक ही काम पर फोकस रखना है। क्या? 4 ऐसे एरो निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, बस उस पर फोकस करना है। 4 एरो निकल गए तो 4 कलर आप लिख सकते हैं। 9 मतलब आपने पहला कलर लिख दिया व्हाइट, और कॉम्बिनेशन इसी वे में लिखा जाता है। ऐसा नहीं कि एग्जामिनर ने क्या किया, आगे पीछे लगा दिया और आपने उसको सही मान लिया, नहीं, ऐसा नहीं मान सकते। व्हाइट 5 नंबर बोलो किसका है? बी रॉय ग्रेट, ग्रीन का नंबर है 5, गिनते रखना। ओके, उसके बाद में 4 बी रॉय, मतलब ये आएगा येलो, और ये वाला आएगा गोल्डन। ठीक है, ये तो आसान था सर जी। मैं बोला बिल्कुल सही बात है, आसान है, आपके सामने आसान चीजें पहले बढ़ा देता हूं। दूसरा, मैंने आपसे सवाल पूछा है अभी 95, यार 95 2 बार क्यों ले रहा हूं मैं? अच्छा, सवाल है 47 किलो ओम प्लस माइनस 2%। बोलो कैसे करोगे? तो आपके सामने मैंने क्या बोला, चुनौती एक ही है कि 4 एरो निकलते हुए दिखने चाहिए। तो यार यहां पर ये किलो को हटाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है।
तो आपने इसको लिख सकते हो 4 7 इंटू 10⁻³ ओम प्लस माइनस 2%। सही है क्या? अब देखो 4 एरो निकल रहे हैं क्या आपके? अरे 4 तीर निकल सकते हैं क्या? 1 2 3 और 4 निकल सकते हैं, तो वैल्यू लिख दीजिए। ये है 4 नंबर, तो क्या आएगा? बीबी रॉय येलो। 7 नंबर कितना आएगा? बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी मतलब वॉयलेट। ये है 3 नंबर। 3 नंबर पे कौन आता है? ऑरेंज। और 2% का मतलब ये है रेड। येलो, वॉयलेट, ऑरेंज, रेड। सवालों को देखते चलना। चलो और आगे थोड़ा सा लेवल बढ़ सकता है हमारे पास में। मैंने बोला आपके सामने सवाल है 560 किलो ओम प्लस माइनस का 2%। ठीक है, अब बोलो कैसे करना है? तो आप बोलोगे सर जी देखो यहां पर हो गए 1 एरो, 2 एरो, 3 एरो, 4 एरो। ठीक है क्या? गलत है, गलत है ये। क्यों गलती है? ये किलो को क्या करोगे? ये जेब में रख के घर पे नहीं, आपको इसे लिखना पड़ेगा 560 इंटू 10⁻³ ओम प्लस माइनस का 2%। समझ में आया? अब देखो यहां पर तो 3 डिजिट हो नहीं सकते, तो इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये बनेगा 56 इंटू 10⁻⁴ ओम प्लस माइनस का 2%। ओके, चलो अब आगे बढ़ जाओ, लिखना चालू करो। 5 का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5? तो 5 पे आता है आपका ग्रीन वाला, हरा। 6 नंबर क्या है? 6 पे आता है आपका ब्लू वाला। 4 पे क्या आता है? येलो वाला। 2 पे क्या आता है? रेड वाला। बोलो हो गए 4 कलर, ग्रीन, ब्लू, येलो, रेड। टेबल में से नंबर्स को एक बार जरूर देखते रखना। हालांकि मुझे याद है, ऐसा नहीं है कि याद नहीं है। हालांकि मैं क्रॉस चेक करते भी चल रहा हूं। क्रॉस चेक मतलब क्या? मैं देख के तो नहीं कर रहा हूं, उंगलियों पे कर रहा हूं। बाकी एक बार नजर जरूर मार देना, कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं पढ़ाने जाऊं फ्लो में और एक आधा कलर ही गलत कर बैठूं, जो कि नहीं होगा। ध्यान रखना काउंटिंग 0 से शुरू करनी है, बस इतना जरूर ध्यान रखना। 0 1 2 3 4 5 ऐसे आएगा। ठीक है, तो बीबी रॉय, वाई जो आया वो 5 पे दिख रहा है, मतलब वो 4 है एक्चुअली। ठीक है, ये बस ध्यान रखना। ओके, चलो ये एक सवाल की वैरायटी हो गई। और क्या वैरायटी हो सकती है? और आपके पास में सवाल की वैरायटी हो सकती है कुछ इस प्रकार से कि मैंने दे दिया आपसे, बोलो 7.8 किलो ओम प्लस माइनस का 10%। देखो अब ये सवाल करो, तो देखो आपको 4 एरो निकल रहे हैं क्या? तो आपने बोला सर जी 7.8 इंटू 10⁻³ ओम प्लस माइनस 10%। 4 एरो हो गए, 1 2 3 4 एरो। लेकिन ध्यान रखिए मैंने जो पढ़ाया उसमें कहीं पॉइंट था क्या? बीच में पॉइंट नहीं था, तो भैया ये पॉसिबल ही नहीं है कि पॉइंट आ जाए। मतलब आपको इस पॉइंट को यहां से हटाना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा। तो आप इसे लिखोगे 78, और जब पॉइंट हटेगा तो एक जीरो कम हो जाएगी, तो 10⁻² प्लस माइनस का 10% आ जाएगा। क्लियर है? चलो अब हम लोग इसको कर लेते हैं। तो बोलो कितना आंसर आएगा? 4 कलर निकालो, 1 2 3 और 4। बोलो कैसा आएगा? 7 मतलब क्या है? पहले गिनो, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी। 8 नंबर पे वेरी आ रहा है, तो ये आएगा वॉयलेट। गुड मतलब ग्रे। 2 नंबर बी बी रॉय रेड। 10% सिल्वर। बात समझ में आ गई? अब कई लोग बोलोगे सर ऐसे बड़े बड़े वाले तो करवा दिए, छोटा वाला भी एक आधा करवा दो। मैं बोलूंगा मैं कोशिश करता हूं आपकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, और मैंने आपसे सवाल दे दिया 56 ओम प्लस माइनस का 10%। चलो एक बार और 10% रहने दो। एक काम करता हूं, इस पेज पे 10 लिया हुआ है तो 5% ले लो। चलो अब कैसे करेंगे बोलो फटाफट से, क्या दिक्कत है? बोलो इसे लिखा जा सकता है 56 इंटू 1 लिख सकता हूं क्या? बराबर है 56 इंटू 1 प्लस माइनस का 5%। इसे आगे यदि मैं सॉल्व करता हूं तो क्या मैं इसे 56 इंटू 10⁻0 ओम प्लस माइनस का 5% लिख सकता हूं? बोलो लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब यहां पर आपसे पूछा जाए इसको यदि और अच्छे से एडजस्ट, अब तो एडजस्ट करने की जरूरत ही नहीं, अब तो कलर डालने, बस डालो कलर। 5 पे कौन है? ग्रीन। 6 पे कौन है? ब्लू। देख लो एक बार, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन 10⁻0, ये पहला ही कलर है ब्लैक वाला।
ये आ गया गोल्डन। बोलो सवाल कितने आसान हैं, यस और नो। अकेला अकेला तो नहीं सीख रहा हूं ना मैं, साथ में सीखते हैं। कलर कोड अब देखो, यदि आप बोलोगे सर हमको तो कलर कोड याद ही नहीं हुए, इसीलिए वो सेंटेंस बोला गया, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। 4 बार लाइन को बोल लो, वो लाइन भी याद हो जाएगी। ठीक है, चलो और छोटा सवाल लेता हूं मैं। मैंने बोला यहां पर आपके पास में दिया गया है 3.8 ओम का रेजिस्टेंस है, प्लस माइनस का 5%। लो और छोटा, बोलो और छोटा कर दिया। और छोटा करोगे तो इसे क्या लिखा जा सकता है, देखो इसे लिखा जा सकता है 38 इंटू 10 टू द पावर माइनस ओम। बोलो सही लिखा है क्या? 38 इंटू 10 पावर माइनस 1 लिख सकता हूं, लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यदि मैंने इसको ऐसा लिख दिया तो बोलो क्या हो जाएगा, 3 का बोलो, हाँ 3 पे आएगा बीबी रॉय मतलब ऑरेंज। 8 बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ मतलब ग्रे। यहां पर देखो 10 टू द पावर माइनस 1 मतलब 10 टू द पावर माइनस 1 आ गया, मतलब ये आएगा यहां पर गोल्डन आ रहा है, और इसके बाद में यहां पर भी गोल्डन आ रहा है। तो ऐसा मत कर देना गोल्डन स्क्वायर, गोल्डन स्क्वायर नहीं, ऑरेंज ग्रे गोल्डन गोल्डन। ठीक है, ऐसे ही लिखना है, 4 कलर्स आपके पास में होने चाहिए। कई लोग सोचते होंगे ना सर बुकलेट में भी सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड कर देते तो कितना मजा आ जाता था। ऐसा नहीं कर सकते भैया, इन क्वेश्चंस को देखो, एक्चुअली क्या है, इन क्वेश्चंस को टाइप करने में टाइम ज्यादा जाता है ना, लिखना बहुत आसान होता है। ऐसे लिखो फर्स्ट चाहिए जितना लिख लो यहाँ पे तो हमसे, लेकिन जब उसे टाइपिंग किया जाता है, कीबोर्ड से टाइप किया जाता है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, चलो ये वैरायटी समझ में आ गई क्या? अब हम लोग क्या करेंगे, देखो रेजिस्टेंस के बारे में सीख लिया, रेजिस्टेंस को खींच लिया, पतला कर दिया, लंबा कर दिया, चौड़ा कर दिया, मोटा कर दिया, सब कर लिया। गर्म भी करके देख लिया, ठंडा। अब गर्म कर सकता हूं तो ठंडा करूंगा तो उल्टा सवाल चलेगा, बाकी कुछ नहीं है। बात समझ में आ रही है? भैया रेजिस्टेंस को गर्म करके देखा तो ठंडा भी तो कर सकता हूं। अरे कर सकता हूं, नहीं कर सकता? कर सकता हूं। अब मेरी आप लोगों से आग्रह पूर्वक विनती है कि आपके पास में एक बुक होगी जिसका नाम होता है एनसीईआरटी, उसको एक बार जाके आप जरूर पढ़ें। उसमें जो कुछ चीजें एक्स्ट्रा मिलेंगी थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ छोटे छोटे पॉइंट बन सकते हैं, उनको नोट डाउन करके आप उनको देखें। कुछ ऐसा तो नहीं है जो हमसे रह गया हो, यदि हमसे कुछ रह भी जाता है तो देखो हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत कम पढ़ते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं जितना एनसीईआरटी में दिया है। यदि हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी को रखें तो काम बनेगा ही नहीं, आपके सवाल नहीं सॉल्व होंगे, फिर तो वो थियरी कवर होती है। यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग देखो कितने, अभी इस टॉपिक में मैंने कम से कम पता नहीं कितने सवाल बना लिए, 5-10 तो बना ही लिए होंगे ना। अरे 5 सवाल तो कर लिए होंगे ना, एक लेक्चर में 5 सवाल करोगे तो एक हफ्ते में 5 लेक्चर ही मिलते तो 25 सवाल तो वैसे ही हो जाते लेक्चर में ही। क्लियर है? कुछ नोट्स में मिलते हैं, कुछ बुकलेट्स में मिलते हैं, कुछ डीपीएस में मिलते हैं, तो सवालों की कोई कमी नहीं होती है। तो यहां पर हमारा ये काम खत्म होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग उठाएंगे रजिस्टर्स को और जोड़ना चालू करेंगे सीरीज पैरेलल में। ठीक है, लेकिन आज के लिए बेटा हम लोगों को यहां पर रुकना ही होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्लियर है? सो आज हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंसेस के बारे में पढ़ा, एक तो कलर कोडिंग वाला टॉपिक पढ़ा, एक टेम्परेचर वाला, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा, और इसके बाद में नेचर ऑफ मटेरियल जो है उसमें कुछ है नहीं भैया। नेचर ऑफ मटेरियल मतलब कौन सा मटेरियल कॉपर का अलग होगा, उसका अलग होगा, तो वो सिंपल सी बात है, रो के बारे में बात कर रहा है। क्लियर है? यही हमारा आज का क्या था, टॉपिक था। कई लोग बोलोगे सर आज हिल बहुत ज्यादा रहे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोशिश करते हैं थोड़ा सा कसरत होती रहे, व्यायाम होता रहे आपके साथ में। आपको पढ़ाते पढ़ाते मुंह का तो होते रहता है, गले तक का हो जाता है, तो थोड़ा फिजिकली हाथ पैरों का भी कर ले, इसके लिए कर रहे हैं। चलो ठीक है, अब टाइम पास की बातें खत्म करते हैं, आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं बेटा। मुलाकात करेंगे फिर से आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान, और तब तक के लिए